चलिए, एक सर्दियों की बेहद ठंडी सुबह की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन जो उसकी गाड़ी है वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। चाबी घुमाते ही इंजन से एक अजीब सी खांसने जैसी आवाज़ आती है, गाड़ी झटके खाती है और ऐसा लगने लगता है कि आज का सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिल्कुल, मतलब बार बार कोशिश करने पर भी कुछ नहीं होता। एक भारी हताशा सी घेरने लगती है। लेकिन फिर अचानक से इंजन एक तेज दहाड़ के साथ स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और थोड़ा गर्म होता है और अगले ही पल वही गाड़ी हाईवे पे टॉप गियर में सीधा हवा से बातें कर रही होती है। एकदम सही कहा। तो आज के हमारी इस डीप डाइव में हम क्रिकेट के मैदान पर घटी एक बिल्कुल ऐसी ही घटना का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए उस ऐतिहासिक मैच में तिलक वर्मा की 101 रनों की नाबाद पारी। बहुत ही कमाल की पारी थी वो। हाँ, और इस पूरी बातचीत का आधार यूट्यूब चैनल वस्ती मो का वो मैच हाइलाइट्स वीडियो है, जिसने इस पारी के हर छोटे बड़े पहलू को बहुत ही बारीकी से दिखाया है। हाँ, वस्ती मो की एनालिसिस हमेशा बहुत डिटेल्ड होती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज सिर्फ चौकों और छक्कों की गिनती करना नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक खिलाड़ी जो शुरुआत में इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहा था कि 22 गेंदों में सिर्फ 19 रन ही बना पाया था, हाँ। उसने अगली 30 गेंदों में 82 रनों का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने विरोधी टीम के होश उड़ा दिए। देखिए, टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसी पारियां सच में बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ, अक्सर क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी ऐसे संघर्ष कर रहा होता है तो वो उसी दबाव में आकर अपना विकेट गंवा बैठता है। वही तो। लेकिन जो बात इस पारी को एक मास्टर क्लास बनाती है वो है उस दबाव को सोखने की क्षमता, और फिर सही वक्त आने पर ऐसा पलटवार करना कि सामने वाली टीम को अपनी रणनीति बदलने तक का मौका ना मिले। तो चलिए सीधे उस वीडियो के पहले हिस्से पर चलते हैं, जहां मुंबई इंडियंस की टीम अब भयंकर दबाव में थी। स्कोरबोर्ड पर रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था। हाँ, रन रेट तो काफी तेजी से बढ़ रहा था। और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उनका संघर्ष इतना साफ दिख रहा था कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक उस बेचैनी को महसूस कर सकता था। बिल्कुल। मतलब उनकी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बल्ले और गेंद का कोई ठोस संपर्क ही नहीं हो रहा था। 22 गेंदों में केवल 19 रन। तो मुझे एक बात समझाइए। हाँ, पूछिए। बैटिंग करते वक्त ये जो कहते हैं ना कि टाइमिंग नहीं आ रही, ये असल में टेक्निकल रूप से क्या होता है? मतलब क्या गेंद अचानक से ज्यादा स्विंग होने लगती है, या बैट्समैन के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन होता है? बहुत ही शानदार सवाल पूछा आपने। देखिए, टाइमिंग ना आना सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती है। इसके पीछे पूरी एक बायोमैकेनिक्स और पिच की साइंस काम कर रही होती है। अच्छा। हाँ, उस दिन पिच पर थोड़ी नमी थी, जिससे गेंद टप्पा खाने के बाद सतह पर चिपक कर आ रही थी। इसको हम क्रिकेट की भाषा में बॉल का ग्रिप होना कहते हैं। ओके। अब देखिए, तिलक का बल्ला 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद के हिसाब से चल रहा था, लेकिन पिच से टकराने के बाद गेंद की स्पीड कम होकर 125 या 30 हो रही थी। ओह, मतलब बल्ला पहले ही घूम जा रहा था और गेंद बाद में पहुंच रही थी। बिल्कुल वही हो रहा था। बैट्समैन का वजन पहले ही फ्रंट फुट पर ट्रांसफर हो चुका होता है, और जब तक गेंद आती है वो शॉट अपनी आधी ताकत खो चुका होता है। हाँ। इसलिए गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने के बजाय किनारों पर लगती है। ये एक ऐसा मानसिक चक्रव्यूह है जहां बैट्समैन जितना ज्यादा जोर से मारने की कोशिश करता है, उतनी ही ज्यादा टाइमिंग खराब होती जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 30 की है और भागने वाले की स्पीड 40 की है, तो वो ट्रेन के दरवाजे पर नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म पर गिरेगा। एकदम एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। तिलक की बात, स्पीड और पिच के स्पीड में कोई तालमेल नहीं था,
और इसी वजह से वो उन 22 गेंदों तक एक तरह से सर्वाइवल मोड में फंसे रहे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा। मतलब आधुनिक T20 क्रिकेट में 22 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाना, हाँ, क्या ये एक तरह का अपराध नहीं माना जाता? लोग तो यही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर उनसे शॉट नहीं लग रहे थे तो क्या ये टीम के लिए थोड़ा स्वार्थ नहीं था? मेरा मतलब है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो क्या आपको अपना विकेट फेंक कर किसी टिम डेविड या किसी और पावर हिटर को क्रीज पर नहीं आने देना चाहिए था? हाँ, फिर इसे इतनी महान पारी क्यों कहा जा रहा है? देखिए ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है जो अक्सर की जाती है। और वास्टी सिंघीवा के कमेंट सेक्शन में भी काफी लोग यही सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन हमें उस वक्त मैच की स्थिति को समझना होगा। उस समय मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर के विकेट पहले ही गिर चुके थे। अगर तिलक वहां आउट हो जाते और कोई नया बैट्समैन क्रीज पर आता तो उसके लिए और मुश्किल होता। एकदम उसके लिए उस ग्रिप हो रही पिच को समझना और भी ज्यादा मुश्किल होता। नया बैट्समैन आते ही पहली या दूसरी गेंद पर लंबा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो सकता था। अच्छा, तो वो वहां सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि विकेट गिरने के सिलसिले को रोकने के लिए खड़े थे। बिल्कुल। उन्होंने वो गंदा काम किया जो T20 में आजकल कोई बैट्समैन नहीं करना चाहता। मतलब लगातार डॉट बॉल्स खेलना और क्रीज पर खराब दिखना। हाँ, वो तो है। अगर वो वहां फ्रस्ट्रेशन में अपना विकेट फेंक देते तो पूरी टीम शायद 130 रन पर ही सिमट जाती। तिलक ने ये स्वीकार कर लिया कि आज उनकी टाइमिंग खराब है, इसलिए उन्होंने जोखिम भरे शॉट खेलने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ईगो को बिल्कुल किनारे रख दिया था। ये बड़ा दिलचस्प है, मतलब अपनी ईगो को किनारे रखना। तो फिर तीसरी गेंद पर अचानक ऐसा क्या चमत्कार हो गया? हाँ, क्या पिच अचानक से एकदम पता हो गई या हवा का रुख बदल गया? क्योंकि जो बैट्समैन 22 गेंदों तक गेंद को ठीक से छू भी नहीं पा रहा था, उसने अगली 30 गेंदों में 82 रन ठोक दिए। बिल्कुल वही। मतलब ये बदलाव तो ऐसा था जैसे कोई बहुत पुरानी रुक रुक कर चलने वाली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहा हो और अचानक से स्क्रीन पर 4K रेजोल्यूशन वाली एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी शुरू हो जाए। ये कैसे हुआ? अब देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और यहीं पर इस खेल का जो असली मनोविज्ञान है वो सामने आता है। अच्छा। जब आप 20-22 गेंदों तक क्रीज पर संघर्ष करते हैं ना, तो विरोधी टीम के जो गेंदबाज होते हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, वो कैसे? उन्हें लगने लगता है कि ये बैट्समैन आज तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, इसे कुछ नहीं होने वाला। और गुजरात के गेंदबाजों ने भी तिलक को फंसाने के लिए अपनी लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचना शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने अपनी रणनीति में थोड़ी ढील दे दी। हाँ, एकदम। और तिलक ठीक इसी बात का इंतजार कर रहे थे। देखिए, जब आप 22 गेंदें खेल लेते हैं तो भले ही आपने रन ना बनाए हों, लेकिन आपकी आंखें पिच की स्पीड के हिसाब से पूरी तरह सेट हो चुकी होती हैं। है ना, वो तो है। तो 23वीं गेंद पर गुजरात के फास्ट बॉलर ने एक थोड़ी स्लोअर बाउंसर फेंकी। इस बार तिलक ने गेंद को आगे आकर जोर से मारने के बजाय अपनी बॉडी का वजन थोड़ा पीछे किया और गेंद की ही स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे फाइन लेग के ऊपर से पुल कर दिया। ओ। और वही उनका पहला छक्का था। और उस एक छक्के ने जैसे पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। मतलब आंकड़े देखिए, अगली 30 गेंदों में 82 रन, एक तरह से मैदान पर सुनामी आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। 8 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के। वास्तव और के उस वीडियो में वो एक कवर ड्राइव दिखाया गया है जहां स्पिनर ने गेंद को थोड़ा फ्लाइट किया था। हाँ, मुझे याद है वो शॉट। और तिलक ने फ्रंट फुट पर आकर इतनी ताकत से शॉट मारा कि वो फील्डर जब तक अपनी जगह से हिलता तब तक गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर थी। वही तो। वो शॉट साफ दिखाता है कि उनकी टाइमिंग अब पूरी तरह वापस आ चुकी थी। जब एक बैट्समैन वापस फॉर्म में लौट आता है ना, तो उसके शरीर का बैलेंस बिल्कुल बदल जाता है। हाँ। उसका सर बिल्कुल स्थिर हो जाता है और बल्ले का जो फ्लो होता है वो एक पेंडुलम की तरह एकदम स्मूथ हो जाता है। लेकिन मुझे एक और शॉट के बारे में पूछना है जिसने सच में सबको हैरान कर दिया था। वो नो लुक शॉट। ओ हाँ, वो शॉट तो कमाल था। मैंने उस वीडियो को शायद 3 या 4 बार पीछे करके देखा।
मतलब एक फास्ट बॉलर यॉर्कर लेंथ की गेंद डालता है जो बिल्कुल पैरों के पास गिरने वाली है और तिलक उसे लेग साइड की तरफ फ्लिक करते हैं और बिना देखे ही दूसरे छोर पर देखने लगते हैं। बिल्कुल। जबकि गेंद हवा में तैरते हुए लॉन्ग ऑन के स्टैंड्स में जा गिरती है। तो मेरा सवाल ये है कि बिना गेंद को देखे स्टैंड्स में भेजना, क्या ये थोड़ा फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं लगता? देखने में तो। और क्या ये विरोधी टीम का या बॉलर का थोड़ा मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? देखिए, बाहर से देखने पर ये जरूर थोड़ा अहंकार या शो ऑफ जैसा लग सकता है, लेकिन टेक्निकल रूप से इस चीज को स्पेशियल अवेयरनेस और पीक मसल मेमोरी कहा जाता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। जरूर। देखिए, जब कोई बैट्समैन अपनी एकदम पीक फॉर्म में होता है, उसकी चरम लय में होता है, तो उसका दिमाग और उसका शरीर दोनों एकदम एक मशीन की तरह मिलकर काम करते हैं। जब गेंद बॉलर के हाथ से छूटती है तो तिलक का दिमाग उसी मिलीसेकंड में गेंद की लाइन, उसकी लेंथ और उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, उन्हें ये देखने की जरूरत ही नहीं होती कि गेंद बल्ले पर लगने के बाद कहाँ जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि जब बॉल गेंद से टकराता है ना, तो वो जो फील होता है हाथों में, जो एक वाइब्रेशन पहुंचती है, हाँ, बस वही वाइब्रेशन उन्हें बता देती है कि शॉट एकदम परफेक्ट लगा है। मतलब सिर्फ वो वाइब्रेशन ही उन्हें बता देती है कि गेंद पक्का छक्के के लिए ही गई है। बिल्कुल। और रही बात गेंदबाज की, तो ये उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से ध्वस्त करने की एक बहुत ही क्रूर रणनीति थी। अच्छा। वो नो लुक शॉट बॉलर को एक तरह से ये संदेश दे रहा था कि तुम अपनी सबसे अच्छी गेंद फेंक रहे हो और मुझे उसे बाउंड्री के पार जाते हुए देखने की जरूरत भी नहीं है। उफ, ये तो काफी ब्रूटल है। हाँ, बहुत। ये उस पूरे दबाव को जो बॉलर्स ने पिछली 20-25 गेंदों में तिलक पर बनाया था, उसे एक ही झटके में उनके ही ऊपर वापस डालने का तरीका था। बिल्कुल। और इसके बाद तो बॉलर सिर्फ रन नहीं बचा रहे थे, वो मैदान पर बस छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिकारी अचानक से खुद ही शिकार बन जाए। और जब मैदान पर ऐसा कोई चमत्कार होता है ना, तो उसका असर सिर्फ उस 22 गज के पिच तक सीमित नहीं रहता है। एकदम सही बात है। पूरा स्टेडियम एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। वीडियो में भी दिखाया गया है कि कैसे वहां मौजूद हजारों फैंस खड़े होकर झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे। स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था उन्हें। हाँ, लेकिन भीड़ के उस शोर के बीच कैमरा ने एक ऐसा पल कैद किया जो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। अच्छा, आप डगआउट के उस दृश्य की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो कैमरा घुमा मुंबई इंडियंस के डगआउट की तरफ और सीधा फोकस में थे कप्तान हार्दिक पांड्या। हाँ, उनका रिएक्शन। उनके चेहरे पर वो चौड़ी मुस्कान, वो असीम जोश, वो मुट्ठी बंद कर हर एक बाउंड्री पर किया जाने वाला आक्रामक सेलिब्रेशन। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यही है मेरा प्लेयर। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या कप्तान का इस तरह से उछलना सिर्फ इसलिए नहीं था कि उनकी टीम एक हारा हुआ मैच जीत रही थी? मतलब इसमें हम लीडरशिप का इतना गहरा मतलब क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, इसे सिर्फ एक जीत का जश्न मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो डगआउट का माहौल होता है ना, वो बहुत ही निर्दयी होता है, रूथलेस होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई खिलाड़ी ऐसे 22 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना रहा होता है ना, तो सिर्फ बाहर बैठे आलोचक ही नहीं, बल्कि टीम के अंदर भी पैनिक बटन दबने लगता है। सच में? बिल्कुल। और कोच और मैनेजमेंट भी आपस में वहां बैठकर बात करने लगते हैं कि क्या इसे अभी वापस बुला लेना चाहिए या क्या अगले मैच में से ड्रॉप कर देना चाहिए। ओह, मतलब टीम के अंदर ही उस खिलाड़ी पर एक अविश्वास पैदा होने लगता है। एकदम। और यहीं पर लीडरशिप की परीक्षा होती है। हार्दिक पांड्या का वो जो जश्न था, वो असल में उस रणनीति की जीत का जश्न था जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बनाई होगी। एक लीडर के तौर पर हार्दिक को अच्छे से पता था कि तिलक के अंदर क्या क्षमता है। उनका वो आक्रामक सेलिब्रेशन उन सभी आलोचकों के लिए एक डायरेक्ट जवाब था जो कुछ ओवर पहले तक तिलक को टीम से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। ये तो सच में बहुत ही गहरी बात है। मतलब जब सारी दुनिया पर शक कर रहे हो, तब आपका अपना लीडर आप पर उतना भरोसा जताए। हाँ, और जब आप अपने किसी खिलाड़ी को
इस तरह से ओपनली बैक करते हैं ना उसके बुरे वक्त में, तो आप उसे सिर्फ एक मैच नहीं जिताते हैं, हाँ, बल्कि आप उसे आने वाले कई मैचेस के लिए मानसिक रूप से एक सुपरस्टार बना देते हैं। ये पारी इस बात का सबूत थी कि तिलक वर्मा अब सिर्फ एक नया टैलेंट नहीं रहे, बल्कि वो एक बहुत ही परिपक्व फिनिशर बन चुके हैं जो किसी भी दबाव में बिखरने वाला नहीं है। इस पूरी बातचीत ने मुझे सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा। हाँ, मतलब अक्सर हम हर जगह सुनते हैं कि कभी हार मत मानो, लेकिन अब लगता है कि ये तो बहुत ही घिसा-पिटा जुमला हो गया है। हाँ, वो तो है। आज की इस डीप डाइव से जो असली सबक निकल कर आता है, हाँ। वो सिर्फ हार ना मानना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस पूरी पारी का जो असली सबक है वो है कैलकुलेटेड सर्वाइवल। कैलकुलेटेड सर्वाइवल। हाँ, यानी पूरी तरह से सोच समझकर अपने खराब दौर को बर्दाश्त करना और ग्राउंड पर टिके रहना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये शताब्दी उस बारे में है कि कभी-कभी जीतने के लिए आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि आप अगले 20 मिनट के लिए बेहद खराब और लाचार दिखने वाले हैं। एकदम। आपको वो अपमान, वो आलोचना सब सोखनी पड़ती है, ताकि आप उस वक्त तक उस क्रीज पर टिके रहें जब हालात आखिरकार आपके पक्ष में आने लगे। बिल्कुल सही बात है। आपका जो वर्तमान का संघर्ष है वो आपके भविष्य का अंतिम परिणाम तय नहीं करता। हाँ, अगर तिलक वहाँ उस वक्त आलोचकों के दबाव में आकर कोई बेवकूफ़ी भरा शॉट खेल देते और आउट हो जाते, तो वो जो अगली 30 गेंदों में 82 रनों का तूफान आया था वो कभी आ ही नहीं पाता। हाँ, वो कहानी वहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपने सबसे ख़राब दौर में खुद को बचाए रख सकते हैं, तो जब आपका अच्छा दौर आएगा वो सब कुछ एक झटके में बदल कर रख देगा। और यही बात तो हमारी आम जिंदगी पर भी लागू होती है ना। हाँ, बिल्कुल होती है। मतलब कई बार हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और लगता है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है। कोई बहुत अहम काम अचानक से बिगड़ जाता है या किसी ज़रूरी मीटिंग में हमारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। होता है सबके साथ। और फिर हमें लगने लगता है कि अरे आज का तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल वैसा ही जैसे शुरुआत में तिलक के बल्ले पर गेंद बिल्कुल नहीं आ रही थी। एकदम। तो क्या ये पारी हमें ये नहीं सिखाती कि अगर शुरुआत खराब भी हो जाए, चीजें आपके हक में ना भी जा रही हों, तब भी दिन खत्म होने से पहले पूरी बाजी को अपने दम पर पलटा जा सकता है। बिल्कुल सिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस खराब शुरुआत के दौरान आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। हाँ, ये नहीं कि एक परफेक्ट मेंटल मास्टर क्लास है जो ये बताती है कि आपको बस अपने उस बुरे वक्त में सिर्फ अपना विकेट बचाना है, रन तो आगे चलकर अपने आप ही आ जाएंगे। क्या कमाल की बात कही आपने। बुरे वक्त में सिर्फ विकेट बचाना है, रन अपने आप आ जाएंगे। तो इसके साथ आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक ऐसे सफ़र को देखा जो 19 रन 22 गेंदों के एक बेहद डरावने आंकड़े से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और 101 रन नाबाद सिर्फ 45 गेंदों के एक ऐतिहासिक तूफान पर जाकर पूरा हुआ। वॉसरीन के वीडियो ने जिस बेहतरीन तरीके से इस पारी को डिकोड किया, उससे अब ये बिल्कुल साफ है कि ये पारी आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक शतक के रूप में नहीं, बल्कि इस खेल की सबसे शानदार रणनीतिक वापसी के रूप में दर्ज हो चुकी है। एकदम सही कहा। ये एक ऐसा मैच था जिसे आने वाले कई सालों तक क्रिकेट एकेडमीज में यंग खिलाड़ियों को एज अ केस स्टडी दिखाया जाएगा। बिल्कुल। ये सिखाने के लिए कि देखो, फॉर्म जो है वो अस्थायी होता है, लेकिन दबाव को झेलने की जो मानसिकता होती है वो ही स्थायी होती है। और सच कहूँ तो यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। ये हमें सिर्फ चौके और छक्कों का रोमांच ही नहीं देता, बल्कि जिंदगी के बाउंसर से निपटना भी सिखाता है। हाँ। तो अपनी उस पुरानी कार की तरह जो सर्दियों की सुबह स्टार्ट होने में काफ़ी नखरे करती है, लेकिन एक बार जब इंजन गर्म होकर हाईवे पर आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। हमारी आज की ये डीप डाइव भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है जी। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर थोड़ा वक्त निकालकर गौर जरूर कीजिएगा। हाँ। आज की इस चर्चा के बाद
एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम अक्सर किसी दूसरे के प्रदर्शन का या खुद अपनी ही सफलताओं और विफलताओं का आकलन बहुत जल्दी कर लेते हैं? अगर सिर्फ 22 गेंदों का वो दर्दनाक और धीमा संघर्ष अगली 23 गेंदों में इतिहास रचे जाने की ताकत रखता है, बिल्कुल। तो क्या हमें खुद को या अपने आसपास के लोगों को फॉर्म में वापस आने के लिए थोड़ा और वक्त नहीं देना चाहिए? क्या हमें अपनी जिंदगी की उन पहली 22 गेंदों की नाकामी के आधार पर ही खुद को हारा हुआ मान लेना चाहिए, या फिर अगली 23 गेंदों में उस फो के एक्शन मूवी के शुरू होने का पूरे विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए? सोचिएगा जरूर।